मौजूद भिवंडी शहर के अरबिल अजीज मेंबर असेंबली जनाब रईस साहब, समाजवादी पार्टी के बहुत ही एक्टिव मेंबर रियाज आजमी साहब, भिवंडी शहर के नामी ग्रामी यूएस के सबसे फाल लोग हम सब के सरपरस्त जनाब जावेद शाहजहां साहब, नीमा भिवंडी के शहर मजहर अंसारी साहब, जनरल सेक्रेटरी राशिद सैयद साहब, हमारे थाना जिले के AITC के सदर और तमाम AITC के मेम्बरान और साथ ही साथ यहाँ पे नीमा के सभी मेम्बरान, मैं सबसे पहला आप लोगों को ये शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें इस स्टेज पे खास करके समाजवादी पार्टी के जो हमारे जो नेता हैं उनके सामने हमें बोलने का मौका दिया, जिनका मैं बहुत पहले से शुक्रिया अदा करने के लिए बेताब था। और मैं महाराष्ट्र में कहीं भी जाता हूँ, मुझे कहीं पे भी कोई भी स्टेज मिलता है तो आप यकीन मानिए मैं इस तारीख में सबसे पहला नाम अगर किसी का ले लेता हूँ यूनानी के ताल्लुक से तो वो अबू हाशिम आजमी साहब का होता है। पिछले ही हफ्ते भिवंडी में एक प्रोग्राम हुआ था, रियाज साहब भी थे। मेरी पूरी तकरीर में सिर्फ 2 ही लोगों को बहुत ज़्यादा मैंने तारीफ की और उनका नाम लिया, जिसमें एक अबू हाशिम आजमी साहब थे, दूसरा हमारे दोस्त जो अनीस अहमद साहब थे। यूनानी के ताल्लुक से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में इलाज का जो सिलसिला जो चालू हुआ वो हकीम अजमल खान साहब 1930 के दौर में, उनके मारिफत हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद और यूनानी दोनों फ्रेटर्निटी को काम करने का मौका मिला। और एक तरह से चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो यूनानी हो, इनके रूह रवा अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो हकीम अजमल खान हुआ करते थे। उनकी ही कोशिश से हिंदुस्तान का जो पहला कॉलेज जो कायम हुआ करोल बाग में आयुर्वेद और यूनानी का, वो हकीम अजमल खान साहब हुआ करते थे। और उनकी कोशिश थी कि आगे चल के ये जो आयुर्वेद और यूनानी है वो हिंदुस्तान में फले फूले और खूब तरक्की करे। मगर जब ताशुर का दौर चालू हुआ तो पहले ये आयुर्वेदिक और यूनानी बैचलर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सर्जरी हुआ करते थे BIMS, लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पे ये एक तरह से आयुर्वेद और यूनानी अलग हुए और BMS अलग बना और BUMS अलग बना। BUMS में हमारे लिए जो सबसे जो कारगर चीज़ रही वो ये रही कि इसमें उर्दू एक सब्जेक्ट जो था उसको रखा गया और जिसकी वजह से सीधा सीधा फायदा इसका मुस्लिम माइनॉरिटीज को मिला करता था। इस कोशिश में बहुत सारे कॉलेजेस हिंदुस्तान के कई शहरों में कायम हुए BUMS के। BUMS मज़ीद तरक्की करे इसके लिए ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अय्यूब खान आजमी साहब ने 1980 के दशक में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस बनाया, ताकि सिर्फ और सिर्फ उनके ख्याल यही था कि चूंकि हिंदुस्तान में प्रोफेशनल कोर्स अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है BUMS, जिसमें उर्दू के वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान तलबा इसका फ़ायदा लेते हैं और प्रोफेशनल कोर्स में जाकर के अपनी रोजी रोटी और रोजगार का कमाने का मौका फराहम करते हैं। तो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए एकलौता अगर कोई कोर्स है तो वो BUMS है। और इसकी तरक्की के लिए ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस 1980 में जिसकी बुनियाद पड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन 1988 में हुआ, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अय्यूब खान आजमी साहब ने उन्होंने इस तहरीक को कायम किया और बड़े एक्टिव तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान की हर रियासत, हर शहर में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की ब्रांचेस डाली और ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में हर जगह यूनानी की और माइनॉरिटीज की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। साथ ही साथ ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस हर जगह हर स्टेट में नीमा के साथ मिलकर बहुत काम करती थी। महाराष्ट्र के हर हमारा अहदेदार, चाहे वो महाराष्ट्र के सदर हो या एक्स सदर हो, वो जिले सतह पे या रियासती सतह पे नीमा के साथ हम मिलकर काम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हम नीमा से गुर्बत हमारी चल रही थी। मगर अफसोस इस बात का है कि फिलहाल नीमा हमारे लिए
यूनानी के लिए भी हमेशा अच्छा सोचती थी, लेकिन जो ये गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, उन्होंने जो चाल चली है वो आगे चल करके वो हमारे में नीमा के अंदर भी आगे चल के एक दरार पैदा करने की कोशिश गवर्नमेंट दे रही है। आज मौजूदा जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक अलग बोर्ड बनाया। पहले एक ही बोर्ड था, CCIM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जिसके मातहत आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा और जो भी छोटी मोटी जो थी वो इससे फैजियाब होती थी। इनका संचालन, इनका कामकाज सब CCIM संभालती थी। मगर अभी ये गवर्नमेंट ने CCIM को डिसॉल्व करके NCISM करके एक नई बिल लाई है। उस बिल के अंदर उन्होंने आयुर्वेद का एक अलग बोर्ड बना दिया, होम्योपैथिक का एक अलग बोर्ड बना दिया, और सबसे बड़ा जो हमारे लिए अफसोस है कि वो यूनानी जिसकी बुनियाद पे आयुर्वेद बना, हकीम अजमल खान जी की कोशिशों से आयुर्वेद को पहचान मिली, आज आयुर्वेद के लिए अलग बोर्ड बन गया, होम्योपैथ के लिए अलग बोर्ड बन गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हिंदुस्तान में 60 BOMS कॉलेज हैं, 12 PG के, यानी कुल मिला के 72 कॉलेज यूनानी के हैं। वहीं पे सिद्धा करके एक छोटा सा कोर्स है जिसमें मालिश वगैरह किया करने का ढंग सिखाया जाता है। उसके 6 कॉलेज हैं जो सिर्फ केरला और कर्नाटका तक महदूद है। योगा है, इन तीनों को मिला करके एक बोर्ड बनाया, और उसकी सदारत, उस बोर्ड का सदारत किसको दे दिया? सिद्धा को। सिद्धा के कितने कॉलेज हैं? 6। यूनानी के BOMS से कितने हैं? 72। एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है हमारी माइनॉरिटीज के साथ, हमारी पैथी के साथ, कि जब बोर्ड बनाना ही था तो यूनानी का अलग बनाए होते। अब ये बताइए कि जब नया बोर्ड बना है, उसमें जब नए कानून बनेंगे, जाहिर सी बात है आयुर्वेद वाले अपनी बातें रखेंगे, अपनी शर्तें मनवा लेंगे, होम्योपैथ वाले अपनी शर्तें मनवा लेंगे। अब इंटीग्रेटेड के हिसाब से हमारे BOMS वाले एलोपैथी प्रैक्टिस भी करते थे, इसलिए कि जब तक आयुर्वेदिक और यूनानी एक थे, हम दोनों ने मिलकर के महाराष्ट्र के अंदर एलोपैथ और यूनानी दोनों को साथ में प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अब एक मालिश करने वाला, सिद्धा वाला हमारे साथ इंसाफ क्यों करेगा? और सबसे बड़ी नाइंसाफी ये है कि महाराष्ट्र के हर जगह पे हमारे कॉलेज है, हिंदुस्तान के हर रियासत में BOMS कॉलेज है, सिद्धा सिर्फ एक स्टेट में है और कर्नाटक में एक है, और वहाँ पे 5 कॉलेज है केरला में। तो सिर्फ 2 स्टेट की नुमाइंदगी करने वाले सिद्धा को यूनानी के बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, जिसके लिए ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस एक बहुत बड़ा, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में, हर जगह पे इसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रही है। मैं गुजारिश करूंगा रईस खान साहब से कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहां तक ये बात लेके जाए, और इसमें राम गोविंद यादव, राजगोपाल यादव जी भी जो उस कमेटी के मेंबर थे, आप उनको भी ये बात बताएं कि जब बनाना ही है तो यूनानी को भी एक अलग बोर्ड बनाएं, ताकि यूनानी वाले आगे अपनी प्रैक्टिस कैसे करना है वो इस चीज को अच्छे से समझ पाए, और अपनी बातें रख करके अपनी पैथी को बढ़ावा और तरक्की देने का काम करें। महाराष्ट्र की जहां तक बात है, मैं बार बार अबू आसिम का नाम इसलिए लेता हूँ, आसिम साहब का, कि पहले जब 2000 के आसपास में जब यूनानी के ताल्लुक से जब रोजगार के जराए जब मिलने की जब बात हुई, जब NHM, NRHM और दीगर जगहों पे एम्बुलेंस सर्विस में जब जो रोजगार की बात आने लगी, तो उस वक्त अनीस अहमद साहब मिनिस्टर हुआ करते थे। अनीस अहमद साहब के साथ जब हम पहले जब जाया करते थे डिपार्टमेंट में कि भाई आप मधुकर चौधरी IAS ऑफिसर थे, जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा ये BOMS का है, इसके बारे में मुझे कोई मालूम नहीं। जब हम हेल्थ सेक्रेटरी के पास गए तो हेल्थ सेक्रेटरी का ये कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, BOMS के ताल्लुक से इसका हम उसका रिकमेंड नहीं कर सकते। हम गए जब रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार का ये कहना था कि BOMS और BOMS एक है, लेकिन हमारा काम तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन देना है, नौकरी देना नहीं है। हमने अनीस अहमद साहब की कैबिन में पहली बार सारे के सारे जो डिपार्टमेंट थे, जिसमें NHM के डायरेक्टर के साथ साथ हेल्थ सेक्रेटरी, CCIM के जो रजिस्ट्रार थे, हमसे सबको नोटिस देकर के तारीख पे एक बार बुलाया, सबको एक टेबल पे बिठाया, और वहाँ पे सवाल किया गया कि जब BOMS और BOMS एक है तो फिर नौकरी के जब मामला आता है तो सिर्फ आयुर्वेद वालों को भी लिया जाता है। तब वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ये नोटिफिकेशन आप लिख के दें, तो रजिस्ट्रार ने कहा कि मैं लिख के देता हूँ कि BOMS 2 थे, उन्होंने वहाँ पे लिख के दिया।
डायरेक्टर ने कहा कि जब इक्वल है तो हम इस पे जॉब देने का जो भी हमारा जो नोटिफिकेशन है हम निकालने को तैयार है। और इस तरह से पहली बार महाराष्ट्र में जो 108 लोगों को जो NHRM में जो रोजगार मिलने का मौका मिला, उसकी पहली कोशिश 2004 और 2006 के आसपास में हुई थी, वो वहां से शुरू हुई। जब हाउस में असेंबली में BOMS के ताल्लुक से कोई बात उठाना होता है तो दो ही आवाज निकलती है, एक थे अबू हाशिम आजमी जो आज तक उठाते हैं, और दूसरा नाम मैं खुद चाहूंगा कि आप ही लोग बता दें। बिल्कुल, दूसरी आवाज जो हम आज सुन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रईस आजमी है। अबू हाशिम आजमी साहब के बारे में मैं बताऊंगा कि जब अली साहब इलेक्शन हार गए, उसके बाद जब BOMS के लिए जब एम्बुलेंस की जब सेवा जब चालू हुई, जब ये हुआ, तो उस बीच में नागपुर में ऑल इंडिया ह्यूमैनिटी कांग्रेस के सभी लोगों ने 5 दिन का धरना रखा। धरना स्थल पे सभी पार्टी के लोग आकर के मुलाकात करते थे, अपनी बातें रखते थे कि भाई कैसे काम करना है और कैसे करना है। आसिम भाई खुद आए, हमसे मुलाकात किए। उन्होंने उसी दौरान वहाँ पे नसीम खान माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उनको फोन किया कि हमारे और आपके होते हुए इन माइनॉरिटी के साथ में सौतेला बर्ताव क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका हल निकलना चाहिए, और उन्होंने नागपुर में अधिवेशन में हमारे डेलीगेशन को, ऑल इंडिया ह्यूमैनिटी कांग्रेस के डेलीगेशन को बाकायदा तौर पे लेके गए। सुरेश शेट्टी उस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके सामने बाकायदा मीटिंग हुई जिसमें अबू हाशिम साहब थे, नसीम खान ने वहाँ पे फोन करके बोला, और उस दिन उन्होंने ऐलान किया कि जब BOMS की कहीं भी कोई भी वैकेंसी आएगी 10% का रिजर्वेशन BOMS वालों को दिया जाएगा। यही वजह है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं हाशिम भाई रहे ना रहे, समाजवादी पार्टी का कोई रहे ना रहे, मैं अबू हाशिम आजमी साहब का नाम हर स्टेज पे उनको याद करके BOMS वालों को याद दिलाता हूँ कि तुमको इंसाफ दिलाने का कोई काम किया है तो वो अबू हाशिम आजमी थे। और आज अगर कोई पहल कर रहा है तो वो रईस शेख साहब है। RRD 55 डिस्पेंसरी कई सालों से बंद पड़ी हुई है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर 52 डिस्पेंसरी बंद है। काफी दिनों से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने 10 साल पहले से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नाकाम रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये खुशी की बात है कि रईस साहब ने बाकायदा तौर पे इससे हसन मुस्लिम साहब से इस ताल्लुक से मीटिंग ली और उसमें पास कराया। ये फाइल आज फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, क्योंकि मैं उसको फॉलोअप ले रहा हूँ, और वहाँ पे उम्मीद ये है कि बहुत जल्द इस पे फैसला आएगा। और जो 52 डिस्पेंसरी जो मराठवाड़ा की बंद है, वो रईस शेख साहब की कोशिशों के नतीजे में बहुत जल्द कल इसी से ताल्लुक से मराठवाड़ा के अंदर एक डेलीगेशन हमारा ऑल इंडिया ह्यूमैनिटी कांग्रेस का नांदेड़ में, उन्होंने भी इस ताल्लुक से नवाब मलिक साहब से भी मुलाकात की। उनका भी यही कहना है कि रईस साहब की पहल पे इसके ऊपर ऑर्डर निकल चुका है, काम चल रहा है, और बहुत जल्द इस पे कामयाबी मिलने की उम्मीद है। रही बात कुछ और जो काम हमें आगे करना है, जो मैं चाहूंगा कि रईस साहब को बता दूं, रईस साहब के बारे में दूसरा जो सर्विस रूल है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है, इसके ताल्लुक से भी मैंने देखा है कि खुद भिवंडी के डेलीगेशन के साथ में रईस भाई ने राजेश टोपे साहब के पास मुलाकात की थी। ये करने के बाद मैं जब भी वहां जाकर के डिपार्टमेंट में जब मैं पूछता हूँ या राजेश टोपे साहब से पूछता हूँ, तो उनका एक ही जवाब रहता है कि रईस साहब ने इस बारे में हमसे बात की है। यानी कि मेरे फॉलोअप देने से कहीं पहले वो काम को, यानी आप अगर जो काम बोलते हैं तो ये मत समझिए कि रईस भाई उसको सुन करके बस फोटो खिंचा के बैठ जाते हैं। उसका प्रॉपर फॉलोअप अगर देखा जाए, मैं इस चीज का रहा हूँ, जबकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रईस साहब जब भी जाओ, चाहे हसन मुस्लिम साहब के पास, चाहे राजेश टोपे के पास, तो वो ये बात जरूर बोलते हैं कि हाँ रईस साहब आए थे, उन्होंने इस बात को कहा है और हम बहुत जल्द इसमें चल रहे हैं, और वो काम फाइनल स्टेज पे है। और बहुत जल्द जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर जो भी है, जो भी हमारे जो BOMS का रिक्रूटमेंट है, वो बहुत जल्द हो जाएगा। रईस साहब के बारे में मैं और भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो सैयद साहब ने बताई दी है। मैं करीब हमारा, मैं देखा जाए तो 10 सालों से रईस साहब और हम लोग हर जुमा नमाज साथ में पढ़ते हैं। नमाज के बाद हमारा करीब दोपहर का खाना भी साथ में रहता है। कई लोग वहाँ पे साथ में रहते हैं, असलम शेख हमारे मंत्री, अमीन पटेल साहब, आशिम भाई भी महीने 2 महीने में आए थे, लेकिन 3 लोग 10 साल से रेगुलर थे।
मैंने देखा है कि कोई भी मसला वहाँ पे जब माइनॉरिटी का हम लोग आपस में जब बात करते थे सभी फिक्रमंद रहते थे, लेकिन सबसे तेजी से उस काम को करने वाला अगर कोई शख्स था तो वह रईस साहब ही है। और मुझे मुबारकबाद देता हूँ भिवंडी शहर का कि आप देखिए, आप पूछिए मेरे पीपी से कि जब आपको यहाँ पे इलेक्शन का मौका मिला तो मैंने मेरे तमाम साथियों को, ये सामने शादाब बैठा है, मजहर है, मैंने इनसे कहा कि आप लोगों को बहुत अच्छा उम्मीदवार मिला है, आप इस बार पार्टी मत देखना, आप उम्मीदवार जरूर देखना। और माशाअल्लाह आपको इस शहर ने कामयाब किया और हमें उम्मीद है कि आगे चल करके भी आप इस शहर के लिए, यूनानी पैथी के लिए काफ़ी काम करेंगे। और जो मसले और भी हैं जो यूनानी के ताल्लुक से जो मुझे बताना है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर संचालन जो होता है, जो बीयूएमएस, बीएमएस और होम्योपैथिक का, वो डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद करता है। पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर यूनानी की एक ही पोस्ट है जो ऑल इंडिया यूनानी थेरेपी की वो नांदेड़ में थी, वो है यूनानी फार्मासिस्ट की, जो 2003 और 2004 में हमने वो पोस्ट खत्म हो गई थी। अनीस अहमद साहब की मदद से हमने कोशिश करके वो पोस्ट को भर दी, मगर वो पोस्ट एक फार्मासिस्ट की है और वो सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए काम करती है और वो नांदेड़ में है। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर हमें नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है। एक पोस्ट है महाराष्ट्र शासन की, तो वो नांदेड़ में है, वो फार्मासिस्ट की है। अब यूनानी और आयुर्वेद का संचालन करने वाला अगर कोई शख्स होता है, वो डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद करता है। तो डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद जो है वो यूनानी से है। असिस्टेंट डायरेक्टर की 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की, वो चारों के चारों आयुर्वेद से है। एक पोस्ट होम्योपैथिक का है, असिस्टेंट डायरेक्टर होम्योपैथ का। यूनानी का एक भी असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं है। इस ताल्लुक से हम कोशिश कर रहे हैं, अभी देशमुख साहब के बात कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो इस ताल्लुक से भी रईस साहब ने कहा है कि एक पोस्ट यूनानी की हो, हमारा एक बंदा असिस्टेंट डायरेक्टर का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर बैठे, क्योंकि अगर हमारा एक नुमाइंदा गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठेगा तो हम सभी लोग अपने मसाइल लेके जाएंगे और उस शख्स के जरिए वो सारे मसले गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा। अभी कैसा है कि हम रईस साहब के पास जाते हैं, अलग अलग लीडरों के पास जाते हैं, वो डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन अगर डिपार्टमेंट में हमारा एक बंदा होगा तो हमारे लिए वो काम बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा एक मसला एक और भी मैं इनको बताना चाहूँगा कि वो ये है कि शेड्यूल डी और शेड्यूल डी का, हालांकि ये मसला सिर्फ यूनानी का नहीं है, मगर बहुत सारे हमारे लोग परेशान हैं, क्योंकि शेड्यूल डी और शेड्यूल ई का मसला जो है वो आयुर्वेद के साथ में, क्योंकि एलोपैथ की प्रैक्टिस सिर्फ महाराष्ट्र में है, अदर स्टेट कर्नाटका, यूपी में ना आयुर्वेद को एलोपैथ की प्रैक्टिस की इजाजत है न यूनानी को है, लेकिन महाराष्ट्र में है। लेकिन जो बंदे हमारे अदर स्टेट से पढ़ के आते हैं उनको शेड्यूल ई में दर्जा दिया जाता है, महाराष्ट्र से पढ़े हुए को शेड्यूल डी में रखा जाता है। इसलिए उन लोगों के ऊपर कभी कोई मेडिकल लीगल केस होता है तो शेड्यूल ई में होने के हिसाब से उनको चूंकि एलोपैथ की प्रैक्टिस की इजाजत नहीं है, इसलिए उनको काफ़ी तकलीफ होती है। तो हमारा ये कहना है आपसे कि इस मुद्दे को भी आप गवर्नमेंट के सामने रखें कि जब एक ही डिग्री है तो रियासतें बदलने से परमिशन अलग भी होना चाहिए और दोनों को एक ही रुतबा और एक ही मर्तबा हासिल होना चाहिए। तीसरी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अनीस अहमद साहब की कोशिश से हमने एक उनके दौरान सेमी गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज हमने पास किया था, जो महाराष्ट्र में 3 से 4 जगह पे 50% की भागीदारी हुकूमत की थी और 50% की भागीदारी प्राइवेट सेक्टर की थी। तो इसी तर्ज पे नसीम खान की मिनिस्ट्री जब आई तो हमने वहाँ पे तजवीज़ रखी जिसमें पूरे डिपार्टमेंट के लोग को बुलाया गया, जिसमें माइनॉरिटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ ही साथ दूसरे जो कमेटी के लोग थे, हेल्थ सेक्रेटरी, सबको बुलाया गया और वहाँ ये तजवीज़ रखी गई कि महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज यूनानी का एक भी नहीं है, जबकि आयुर्वेद के कम से कम 25 या 30 है। तो महाराष्ट्र में कम से कम एक गवर्नमेंट का कॉलेज होना चाहिए और सेमी गवर्नमेंट कम से कम 2 कॉलेज होना चाहिए, जिसमें एक विदर्भा को, दूसरा एक कोंकण को यानी भिवंडी को मिलना चाहिए। ये काम गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट भी किया, फाइल भी
काफी हद तक मूवमेंट की, मगर गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ये काम रुका पड़ा है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने एक कॉलेज परभनी में तो गवर्नमेंट का पास करने का ऐलान किया है, लेकिन वो ऐलान सिर्फ ऐलान न रहे, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रईस भाई हम चाहते हैं कि आप इस काम को लें और उसको पाया तकमील तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ तो और कॉलेज जो है जो सेमी गवर्नमेंट तर्ज पे हो, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट की भी भागीदारी हो, इसकी भी कोशिश करके एक विदर्भा और एक भिवंडी में इस कॉलेज को कायम करने की कोशिश करें, इसको पहल करें। तीसरा, मैं आप सभी से कहूंगा, रीमा और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस का एक बी टीम ही है। अगर इन फ्यूचर जिस हिसाब से नया बिल जो आया है, जिसके आधार पे मुस्तकबिल में हो सकता है कि हमारे और आयुर्वेद के मसले मसाइल अलग हो, अगर अलग होते हैं तो आपके पास वाहिद प्लेटफॉर्म रीमा के पास है, वो है ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस, जो हिंदुस्तान की हर रियासत, हर शहर में 30 साल से मुतहरिक है। हम रीमा के साथ हैं, रीमा के साथ रहेंगे, लेकिन जब भी ऐसा लगे कि रीमा को हमारी जरूरत नहीं है, आपके लिए दूसरा प्लेटफॉर्म है, वो है ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस। बस मैं इसके साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आप सबको रईस भाई को भी सुनना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।